साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक संकल्प में। आज हम बात करेंगे RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। यह आपने बहुत बार टेंडर डॉक्यूमेंट में सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही टेंडर में कुछ वेंडर सफल हो जाते हैं जबकि कुछ वेंडर टेक्निकली स्टेज में ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अक्सर इसका कारण प्राइस प्राइमरी नहीं होता, बल्कि RFP को सही तरीके से ना समझना होता है। RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल किसी भी गवर्नमेंट या डिफेंस प्रोक्योरमेंट की सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर आपने RFP के सभी पार्ट को अच्छी तरह समझ लिया तो बिड बनाना आसान हो जाएगा और गलतियों की संभावना संभवतः है काफी कम हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम RFP के जो मेन यानी मुख्य 5 पार्ट्स हैं उनको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही हर पार्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जनरल इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। यह भाग बोलीदाताओं को सामान्य जानकारी देता है, यानी इसमें लिखा होगा RFP या टेंडर की संख्या, नंबर होगा, निविदा यानी बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय क्या है, टेंडर कब जारी हुआ है, बिड कब जमा करनी है, बिड कहां जमा होगी, बिड कब खुलेगी, बिड कितने दिनों तक वैलिड रहेगी और वेंडर को कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं। इसे आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदने की एक बिड निकली। अगर उसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई शाम 5 बजे है और आपने बिड 5:05 बजे सबमिट की हो तो चाहे आपकी कीमत सबसे कम हो, बिड स्वीकार नहीं होगी। इसलिए पार्ट 1 को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अभी तो जैम आ गया है तो शायद बिड आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। यह रूल ज्यादातर तब लागू होते थे जब बिड ऑफलाइन जमा होती थी। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 यानी शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट। यह पार्ट बताता है कि बायर को वास्तव में क्या चाहिए। इसमें लिखा होता है कौन सा सामान चाहिए, कितनी क्वांटिटी होगी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसके क्या होंगे, डिलीवरी कहां करनी है, कितने दिनों में सप्लाई करनी है। आइए इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर बायर ने लिखा है कोर i7 लैपटॉप, 16 GB रैम, 512 GB SSD और विंडो 11 प्रो और आपने कोर i5 का कोटेशन लगा दिया तो आपकी बिड टेक्निकली स्टेज में ही रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए पार्ट 2 सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स में से माना जाता है। अब हम देखते हैं पार्ट 3। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो यह कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य शर्तें होती हैं, यानी टेंडर मिलने के बाद बायर और सेलर दोनों को किन किन नियमों का पालन करना होगा। इसमें सामान्यतः पेमेंट कैसे मिलेगा, वारंटी कितने दिनों की होगी, इंस्पेक्शन किस तरह से होंगे, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितने दिन की देनी होगी, डिले होने पर क्या पेनल्टी लगेगी और विवाद होने पर, यानी अगर बायर और सेलर के बीच में विवाद है तो समाधान कैसे होगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए वेंडर ने डिलीवरी 30 दिनों में करनी थी लेकिन उसने 45 दिन बाद सप्लाई की, तो ऐसी स्थिति में पार्ट में लिखे नियमों के अनुसार LD चार्जेस लागू होंगे। अब बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में आती हैं कोई स्पेशल कंडीशन तो नहीं है, यह केवल उसी टेंडर के लिए बनाई जाती हैं। यह हर टेंडर की अलग अलग हो सकती है। जैसे इंस्टॉलेशन वेंडर करेगा या बायर करेगा, साइट पर ट्रेनिंग देनी होगी, नाइट ट्रायल होगा, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कोई अगर स्पेशल टेस्टिंग है यानी फील्ड ट्रायल है तो वह कैसे होंगे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए CCTV कैमरा की सप्लाई है। बायर ने लिखा है कि वेंडर को इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और 3 दिन की ट्रेनिंग भी देनी होगी। अगर वेंडर केवल कैमरा भेजता है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं माना जाएगा और वह कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए स्पेशल कंडीशन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। साथियों, अब बात करते हैं पार्ट 5 की, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड प्राइस बिड। यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यही तय होता है विनर कौन बनेगा, यानी बिड कौन जीतेगा। इसमें बताया जाता है टेक्निकल एवल्यूएशन कैसे देंगे,
फाइनेंशियल एवल्यूएशन कैसी होगी, प्राइस बिड कैसे भरनी है और L1 का सिलेक्शन कैसे होगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दो वेंडर हैं, वेंडर ए की कीमत सबसे कम है लेकिन उसने जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं लगाए। वेंडर बी थोड़ा महंगा है लेकिन उसने सभी कंडीशन पूरी की हैं। ऐसी स्थिति में वेंडर ए रिजेक्ट हो सकता है और वेंडर बी को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। यानी केवल L1 प्राइस देना ही काफी नहीं है, RAP की सभी कंडीशन को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आइए एक बार जल्दी से पांचों पार्ट को दोहरा लेते हैं। पार्ट वन में बताया जाता है कि टेंडर में भाग कैसे लेना है, यानी बिड कैसे भरनी है। पार्ट 2 बताता है कि बायर को क्या क्या चाहिए। पार्ट 3 बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के सामान्य नियम क्या रहेंगे। पार्ट 4 बताता है इस टेंडर की विशेष शर्तें क्या हैं और पार्ट 5 बताता है कि बिड की जांच यानी एवल्यूएशन कैसे होगा और विनर कैसे चुना जाएगा। अगर आपने पांचों पार्ट को अच्छी तरह समझ लिया तो किसी भी गवर्नमेंट या डिफेंस टेंडर को समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। यह मैंने अभी आपको मेजर यानी मुख्य 5 पार्ट बताए हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं अब आपको RAP के पांचों पार्ट्स पर एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब मैं RAP के हर पार्ट पर अलग अलग डिटेल वीडियो भी लेकर आने वाला हूं जिसमें हम प्रत्येक पार्ट की लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि बिड बनाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको और भी बेहतर स्पष्टता मिलेगी और RAP को पढ़ना भी काफी आसान हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, जेम और डिफेंस प्रोक्योरमेंट को प्रोफेशनल तरीके से समझना और सीखना चाहते हैं तो आने वाले इन वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।